हॉरर फिल्मों में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अच्छा सवाल है। अचानक से पर्दे पर चीखते हुए आने वाले भूत से या उस खामोशी से जो उसके आने से ठीक पहले कमरे में भर जाती है? मेरे ख्याल से तो खामोशी से। आज हम इसी सवाल की नब्ज पकड़ती एक फिल्म पर विस्तार से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने है 2015 की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इंसिडियस चैप्टर 3 का एक बहुत ही डिटेल्ड हिंदी रिव्यू। और ये रिव्यू सिर्फ कहानी नहीं बताता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिल्म के डर पैदा करने के तरीकों की एक तरह से पूरी चीर-फाड़ करता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी चीर-फाड़ को और आगे ले जाएं। हम समझेंगे कि ये प्रीक्वल, ये इंसिडियस यूनिवर्स की बड़ी कहानी में कैसे फिट होती है। हाँ, और एलिस रेनियर जैसे अहम किरदार को क्या नई पड़ते देती है। और सबसे जरूरी, इसके हॉरर का वो कौन सा स्टाइल है जो आज भी दर्शकों को सीट से उछलने पे मजबूर कर देता है। चलिए इस दुनिया के अंधेरे कोनों में झांकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग इस फिल्म से अनजान हैं, उनके लिए कहानी की बुनियाद क्या है? तो रिव्यू के हिसाब से ये क्विन ब्रेनर नाम की एक टीनेज लड़की की कहानी है। अच्छा। जो हाल ही में गुजरी अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रही है। और यहीं से सब गड़बड़ शुरू होती है। एग्जैक्टली। यहीं से कहानी का वो मनोवैज्ञानिक हुक शुरू होता है। वो अपनी माँ से जुड़ना चाहती है, लेकिन अनजाने में वो स्पिरिट वर्ल्ड में किसी और ही चीज का दरवाजा खटखटा देती है। फुसफुसाहटें, परछाइयां। हाँ, और फिर एक ऐसी काली मौजूदगी का एहसास जो सिर्फ डराने नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर कब्जा करने आई है। ये तो एक क्लासिक हॉरर सेटअप है। बिल्कुल है। ये शोक और लालसा को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला क्लासिक सेटअप है, जिसे फिल्म बहुत असरदार ढंग से इस्तेमाल करती है। और इसी मोड़ पर फ्रेंचाइज के सबसे मजबूत किरदार एलिस रेनियर की एंट्री होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो दर्शक उन्हें पहली 2 फिल्मों से जानते हैं, वो उन्हें एक निडर, शक्तिशाली मीडियम के तौर पर पहचानते हैं। पर यहाँ वो वैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिव्यू कहता है कि इस फिल्म में वो एक टूटी हुई इंसान है जो दोबारा उस दूसरी दुनिया में जाने से डर रही है। और मेरे ख्याल से यही इस प्रीक्वल की सबसे बड़ी जीत है। सही बात है। ये एलिस को सिर्फ एक घोस्ट बस्टर या कहानी को आगे बढ़ाने वाला टूल नहीं बनाती है। नहीं, हम उनके डर, उनके अपराध बोध और अपनी शक्तियों के इस्तेमाल की कीमत चुकाने के दर्द को महसूस करते हैं। मतलब ये फिल्म हमें दिखाती है कि पहली फिल्म की निडर एलिस बनने से पहले वो किस दौर से गुजरी थी। हाँ, और ये उनके किरदार को एक बेहद जरूरी भावनात्मक गहराई देता है जो पूरी फ्रेंचाइज को मजबूत करता है। अच्छा, तो यहाँ से बात उस हिस्से पर आती है जो उस फ्रेंचाइज की पहचान है, डर का स्टाइल। हाँ, डर का स्टाइल। रिव्यू साफ कहता है कि फिल्म इंसीडियस के जाने पहचाने फॉर्मूले पर चलती है। मतलब धीरे धीरे सस्पेंस बनाना और फिर अचानक एक जंप स्केयर देना। बिल्कुल, ये इसका सिग्नेचर मूव है। लेकिन अगर ये सिर्फ जंप स्केयर पर निर्भर होती तो शायद इतनी यादगार नहीं बनती। अच्छा। रिव्यू एक बहुत शानदार बात की ओर इशारा करता है, और वो है आवाज और खामोशी का इस्तेमाल। खामोशी का? हाँ, कुछ सीन्स में कैमरा बस एक अंधेरे कोने में ठहर जाता है और कुछ नहीं होता। कोई म्यूजिक नहीं, कोई हरकत नहीं। और यही ठहराव डराता है। एग्जैक्टली। यही उम्मीद कि अब कुछ होगा सबसे ज्यादा डराती है। आपका दिमाग खुद ही उस खाली जगह को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। लेकिन क्या ये टेक्निक हमेशा काम करती है? या मतलब कुछ दर्शकों को ये बोरिंग लग सकती है, जैसे फिल्म जानबूझकर कुछ भी ना दिखाकर बस समय खींच रही हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब दर्शक की पसंद पर निर्भर करता है। जिन्हें स्लो बर्न हॉरर पसंद है, उनके लिए ये सबसे असरदार तकनीक है। ये आपको बेचैन करती है। रिव्यू एक सीन का जिक्र करता है जहां क्वीन को सड़क के पार एक आदमी हाथ हिलाता हुआ दिखता है। हाँ, वो सीन काफी अजीब था। और उस सीन में कोई डरावना म्यूजिक नहीं है, बस सड़क का सामान्य शोर है। और यही नॉर्मल माहौल उस अजीब विजुअल को और ज्यादा खौफनाक बना देता है। मतलब आप एक तेज आवाज की उम्मीद कर रहे हैं, पर वो आपको खामोशी से डराती है। सही पकड़ा। फिल्म आपकी उम्मीदों को तोड़ती है। ये सिर्फ बू करके डराना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और जब जंप स्केयर आता भी है तो वो कैसा होता है? वो सिर्फ एक तेज आवाज नहीं होती। रिव्यू में फिल्म के मुख्य विलन, जिसे द मैन हु कांट ब्रीथ कहा गया है, उसके डिजाइन की बहुत तारीफ की गई है। अच्छा, उसका लुक। हाँ, उसका ऑक्सीजन मास्क, उसकी धीमी घिसटती हुई चाल और उसकी मौजूदगी का एहसास, वो सिर्फ अचानक सामने आकर नहीं डराता, बल्कि एक लगातार बढ़ते हुए खतरे की तरह महसूस होता है। बिल्कुल। वो आपको असहज करता है, आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो अगले किस अंधेरे कोने से निकलेगा।
आपने एलिस के किरदार की गहराई की बात की जो वाकई में दिलचस्प है, लेकिन अक्सर ऐसी सुपरनैचुरल फिल्मों में बाकी सब सिर्फ भूत का शिकार बनने के लिए होते हैं। हाँ, क्या क्विन और उसके पिता के किरदारों में कोई गहराई थी या वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के मोहरे थे? नहीं, ये एक आम समस्या है, पर रिव्यू के मुताबिक ये फिल्म यहाँ बेहतर काम करती है। क्विन का किरदार स्टेफनी स्कॉट ने निभाया है। हाँ, वो बहुत भरोसेमंद लगता है। उसका डर, उसकी पीड़ा और उसकी लाचारी एक आम टीनेजर की लगती है। और अगर दर्शक उसके दर्द से नहीं जुड़ पाएगा तो हॉरर का असर आधा हो जाएगा। सही बात है, और यहाँ वो जुड़ाव बनता है। और उसके पिता के बारे में क्या, जिसे डर्मट मुलरोनी ने निभाया है? उसका किरदार भी कहानी में एक भावनात्मक वजन जोड़ता है। वो कोई हीरो नहीं है जो अलौकिक शक्तियों से लड़ना जानता हो। वो बस एक मजबूर पिता है। हाँ, एक मजबूर, थका हुआ पिता जो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। उसकी यही बेबसी उसका किरदार को बहुत रियल बनाती है। बिल्कुल, वो दर्शकों का प्रतिनिधि है जो उस घर में उतना ही असहाय महसूस कर रहा है। और फिर वो जोड़ी है स्पेक्स और टक्कर। हाँ, रिव्यू कहता है कि वो कॉमिक रिलीफ देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ये कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ को लग सकता है कि इससे टेंशन टूटता है। हाँ, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, ये इंसीडियस यूनिवर्स का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। सही है। इंटेंस हॉरर सीन्स के बीच हास्य का एक छोटा सा लम्हा दर्शकों को सांस लेने का मौका देता है। ये क्लासिक हॉरर ट्रोप है। लेकिन हाँ, इसका असर दोधारी तलवार जैसा हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये डर के माहौल से बाहर खींच लाता है, जबकि दूसरों के लिए ये फिल्म के डार्क टोन को संतुलित करने का काम करता है। मेरे ख्याल से इस फिल्म में उनका इस्तेमाल काफी हद तक सही जगह पर किया गया है। हाँ, जहां वो एलिस की टीम की शुरुआत की कहानी भी बताते हैं। चलिए अब जरा फिल्म के तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं। फिल्म का निर्देशन लेव वनेल ने किया है, जो इस फ्रेंचाइज के लेखक भी रहे हैं। तो इसका फिल्म पर क्या असर पड़ता है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। वनेल इस दुनिया को किसी और से बेहतर समझते हैं। वो जानते हैं कि डर की जड़ें किरदारों की भावनाओं में है। मतलब पेसिंग काफी टाइट है। बहुत टाइट। रिव्यू के मुताबिक कहानी कहीं भी भटकती नहीं। एक डायरेक्टर के तौर पर वनेल जानते हैं कि कहानी को कहाँ तेज करना है और कहाँ ठहराव देना है ताकि सस्पेंस बना रहे। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर हॉरर फिल्मों में, जहां एक ढीला सीन भी सारा माहौल बिगाड़ सकता है। और माहौल की बात करें तो इंसिडियस यूनिवर्स का असली एमवीपी हमेशा साउंड डिजाइन रहा है। बिना किसी शक के, और ये फिल्म उस परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाती है। साउंड यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, ये खुद एक किरदार है। वो अचानक आने वाली वायलिन की तेज आवाजें जो आपको सीट से उछाल देती हैं, वो धीमी फुसफुसाहटें जो आपको अपने आसपास देखने पर मजबूर करती हैं, और सबसे ज्यादा डरावनी, वो खालीपन वाली खामोशी। हाँ, ये सिर्फ शोर और शांति का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट हॉरर फिल्म है, या रिव्यू इसकी कुछ कमजोरियों पर भी बात करता है? नहीं, कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती, और एक अच्छा विश्लेषण हमेशा दोनों पहलुओं को देखता है। सही बात है। रिव्यू ईमानदारी से कुछ कमियों को भी गिनवाता है। पहली और सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर किसी ने बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी हैं, तो कहानी कुछ जगहों पर प्रिडिक्टेबल लग सकती है। मतलब कुछ मोड़ पहले से ही पता चल जाते हैं। हाँ, दर्शक पहले से ही भांप सकते हैं। और कुछ जंप स्केयर्स को फॉर्मूला पर आधारित बताया गया है। हाँ, मतलब वो मोमेंट जब कोई किरदार धीरे धीरे किसी अंधेरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तो आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये तो हॉरर जॉनरा का एक चैलेंज है। बिल्कुल, दर्शक अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं और उन्होंने कई पैटर्न देख रखे हैं। फिल्म ज्यादातर समय सस्पेंस बनाने में कामयाब रहती है, लेकिन कुछ मौकों पर वो जाने पहचाने रास्तों पर चलती है। और ये फिल्म के असर को थोड़ा कम कर सकता है। हाँ, उन लोगों के लिए जो कुछ नया ढूंढ रहे हैं। रिव्यू में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, जो शायद पहली 2 फिल्मों के फैंस को खल सकती है। द फर्दर का कम होना। हाँ, द फर्दर वो खतरनाक, धुंधली और बेरंग दुनिया जहां आत्माएं भटकती हैं, वो पहली 2 फिल्मों का एक डरावना केंद्र थी। और इस प्रीक्वल में हम उस दुनिया में ज्यादा समय नहीं बिताते। नहीं, ज्यादातर एक्शन हमारी दुनिया में ही होता है। फिल्म का फोकस एलिस के किरदार और क्विन की कहानी पर ज्यादा है, जो कुछ दर्शकों के लिए निराशाजनक हो सकता है। लेकिन शायद ये एक सोचा समझा फैसला था, ताकि कहानी एलिस की भावनात्मक यात्रा पर केंद्रित रह सके। तो इन सब बातों को समेटें तो रिव्यू के हिसाब से इंसिडियस चैप्टर 3 को किस तरह की फिल्म कहा जा सकता है? इसे एक क्लासी फ्रेंचाइजी प्रीक्वल हॉरर कहा जा सकता है। अच्छा, ये उस खाली जगह को भरती है जो पहली फिल्म से पहले थी। एलिस के किरदार को वो गहराई देती है जिसकी उसे जरूरत थी, और डर का वही जाना पहचाना भरोसेमंद पैकेज देती है। परछाइयाँ, आवाजें
और अचानक दिए जाने वाले झटके। बिल्कुल। तो ये फिल्म किन लोगों के लिए है और किन के लिए नहीं? रिव्यू का निष्कर्ष काफी साफ है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक सॉलिड वॉच है जिन्हें इंसीडियस 1 और 2 पसंद आई थी, या जो जंप स्केयर और सुपरनैचुरल हॉरर के फैन हैं। एक भरोसेमंद हॉरर अनुभव। हाँ, लेकिन जिन्हें स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर ज्यादा पसंद है, जहां डर धीरे धीरे दिमाग पर हावी होता है, उन्हें ये थोड़ी मेन स्ट्रीम हॉरर राइड लग सकती है। मतलब ये जॉनर में कोई नया आविष्कार करने की कोशिश नहीं करती। नहीं, ये अपने बनाए हुए नियमों पर ही चलती है और उन्हें बहुत अच्छे से निभाती है। पूरे चर्चा में एक बात बार बार सामने आई, जिसे रिव्यू की एक लाइन खूबसूरती से पकड़ती है। कौन सी? कमरे में अंधेरा नहीं डराता, इंसीडियस में खामोशी डराती है। बिल्कुल, ये इस फिल्म और शायद पूरी फ्रेंचाइज का सार है। डर उस चीज में नहीं है जो आपको दिखाई देती है, बल्कि उस खाली जगह में है जिसे आपका दिमाग भरता है। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, जिस पे मैं चाहती हूँ कि सुनने वाले भी सोचें। किसी हॉरर फिल्म में असल डर किस चीज में छिपा होता है? उस भयानक चेहरे या कूदते हुए भूत में जो हमें सीधे सीधे दिखाया जाता है, या फिर उस अनकही अनदिखी मौजूदगी में जिसे फिल्म सिर्फ एक खामोशी के जरिए महसूस करवाती है और बाकी का काम हमारी कल्पना पर छोड़ देती है? डर क्या वाकई पर्दे पर है या हमारे दिमाग के अंदर?